बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑर्डर का, रो का, मैट्रिक्स का, इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा। आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाज़ वक़्त एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, कहता है फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, कोई एक मैट्रिक्स देगा, साथ पूछ लेगा इसका ऑर्डर क्या है। एमसीक्यूज में पूछ लेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो मैंने एक क्वेश्चन एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। बाज़ वक़्त बच्चे हैं उसे अनकॉन्शियसली सॉल्व कर लेते हैं, एग्जामिनर 1 नंबर दे देता है। तो मैंने पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व किया ए, क्योंकि इसका पहला क्वेश्चन और इसका जो सेकंड बी पार्ट है इसका, यानी कि ए और बी जो मैट्रिक्स है वो सेम थे। मैंने एक ही क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से सॉल्व किया। एक क्वेश्चन मैंने लिया, जैसे ये एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन है। तो ये ए है, इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए। उसने पूछा क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने सबसे पहले सोल्यूशन राइट किया, उसके बाद ऐसे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए, जो हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने अंडरस्टैंड किया। इसकी डेफिनेशन में इसका फॉर्मूला लिखेंगे। पहले फॉर्मूला क्या होता है, m/n। यहाँ पे m क्या होता है, रो, और n क्या होता है, कॉलम। अब हमने रो को तो पढ़ा हुआ है। रो क्या होता है, हॉरिजेंटल वे, और कॉलम क्या होता है, वर्टिकल वे। हॉरिजेंटल वे क्या होता है, जैसे देखिए हॉरिजेंटल वे कहता है ऐसे ड्रा करना, यानी कि कोई लाइन इस डायरेक्शन में ड्रा की हो, जैसे ये बोर्ड मार्कर ड्रा किया हुआ है। तो इस मैट्रिक्स पे ड्रा करते हैं तो यहाँ पे 2 बोर्ड मार्कर ड्रा होंगे, तो यानी कि फिर ये एलिमेंट कवर होते हैं। तो इसकी कितनी रो है, 2। अब कॉलम में इस तरह डायरेक्शन ड्रा करना, तो कॉलम इसमें कितने हैं, 1, और यहाँ पे देखें 2, तो इसमें कॉलम कितने हैं, टोटल 2। तो इसमें 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है। तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, m हमारे पास 2 है और फिर n भी हमारे पास क्या है, 2 है। कुछ बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये माइनस माइनस, इसके अंदर माइनस माइनस आएगा या नहीं। ये बेटे माइनस नहीं है, ये 2 यानी कि m/n को यानी आपस में सेपरेट करने के लिए हमने डैश का वर्ड यानी डैश यूज़ किया हुआ है। अब इसकी जो फर्दर एग्जाम्पल है वो मैंने एग्जाम की तरह से सॉल्व नहीं किया, एज अ कॉन्सेप्ट मैंने सॉल्व किया। बाकी अगर एग्जाम में से कोई क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरह ही सॉल्व करना है। तो इसमें मेरे पास एग्जाम्पल में क्या है, डी है कुछ, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 के ही ये कुछ पार्ट्स हैं। इसमें देखें सी वाले पार्ट, सी वाले मैट्रिक्स के अंदर इसका ऑर्डर देखते हैं। तो इसमें रो देखें, अगर इस तरह बोर्ड मार्कर ड्रा करते हैं, इसमें रो कितनी है, 1, और कॉलम इसमें कितने आते हैं, ऐसे ड्रा करें तो कॉलम इसमें 2 है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1/2। कुछ बच्चे अक्सर पूछते हैं कि पहले रो लिखनी है कि कॉलम। बेटे फॉर्मूले में पहले रो आता है, कॉलम उसके बाद आता है। तो आपने पहले रो मेंशन करनी है, देन कॉलम। तो इसका क्या होगा, देखिए इसमें कितनी रो ड्रा हो सकते हैं, बोर्ड मार्कर के एलिमेंट ये कवर होने चाहिए। देखिए 1, फिर ये 2, ये 3, तो इसमें 3 रो हैं। तो इसमें कितनी, 3 रो, और इसमें कॉलम देखें, कॉलम इसमें देखते हैं तो कॉलम कितने हैं इसमें, 1, तो कॉलम क्या आएगा, 1। इसके बाद हमारे देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कितनी रो हैं, यहाँ पे देखें 1 2 3, तो इसमें 3 रो एंड देन 2 इसमें कॉलम। इसमें देख लेते हैं, इसमें देखें एक ही बोर्ड मार्कर, कुछ बच्चे यहाँ पे ड्रा करते हैं, इस पर एक ही, थोड़ा सा मैं अगर बोर्ड मार्कर बड़ा सा लूँ तो इस पर एक ही ड्रा होगा। इस तरह इसमें कितने हैं, 1 और ये 2, यानी इस पर 2 इसमें रो हैं, और कॉलम देखते हैं 1 2 3, तो कॉलम कितने हुए, 3। ये लास्ट है मेरे पास एफ मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। तो देखें इस डायरेक्शन में ड्रा करें, इस डायरेक्शन में ड्रा करें, तो एक एक भी बनेगा। तो क्या बनेगा, इसका ऑर्डर 1/1। तो स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मेरा फोकस यही होता है कि पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए जो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। एक एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज को एक सेपरेट पोर्शन के लिहाज से डिस्कस कर लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से, अक्सर बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, कहता है फाइंड वैल्यूज अननाउन। उसने कुछ नंबर्स दिए होते हैं, वेरिएबल्स दिए होते हैं, ए बी सी या लेटर्स दिए होते हैं, और पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू फाइंड करे। तो जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आप बुक से भी देख सकते हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ए बी एंड सी डी, यानी कि मुझे 4 मेरे पर लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स A B C D, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। नीचे मैट्रिक्स दिया हुआ है।
स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया उसके दरमियान में मैं देखूं तो मिड के अंदर इक्वलिटी का साइन दिया हुआ है। ये इक्वलिटी से मुराद मुझे फ़ौरन पता चल गया, जैसे मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी इक्वल मैट्रिक्स की पिछले लेक्चर्स के अंदर, कि इक्वलिटी का जब साइन आता है तो इसका मतलब तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? दो चीज़ें हमने अंडरस्टैंड की थी, एक उनके ऑर्डर सेम हो, दूसरा हमने पढ़ा था कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है, ऑर्डर तो सेम है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो अभी इक्वल हमें लग नहीं रही। लेकिन जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ए की सी की यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसका जो आंसर बनेगा वो ही इसका इस तरफ 0 है तो उसका भी 0 ही बनेगा। तो हमें यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हमें ये कहता है कि अगर ये, एक बात और यहाँ पे ये है कि उसने हमें खुद बताया हुआ कि इक्वल है, तो इक्वल है तो हमें पता है डेफिनेशन मुताबिक कि ये इनके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो मैंने क्या लिखा, a + c = 0, यानी एक मैंने ये यानी कि अब मैं इक्वेशंस बनाऊंगा ताकि मैं इन अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकूं। यानी कि ये वाला जो नंबर फर्स्ट नंबर पे एंट्री है जो, ये इक्वल किसी की होगी 0 के, फिर जो सेकंड वाला सेकंड नंबर के, थर्ड वाला थर्ड के, फोर्थ वाला 4 के। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें तो इस तरह लिखा हुआ है, आप इस तरह क्यों लिख रहे हैं? बेटे जब इक्वेशन बनाते हैं तो आप पहले इक्वेशन को तरतीब लगा लें कि ये पहली इक्वेशन है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है। तो ये मैंने इनको तरतीब लगा के क्या कर लिया, लिख लिया। a + c = 0 के, मैंने वो लिख लिया। फिर a + 2 भी वो है -7 के, मैंने वो लिख लिया। c - 1 3 के बराबर है तो वो मैंने वो लिख लिया। फिर ये वाली पोजीशन है, ये इस पोजीशन के इक्वल होगा, तो 4d - 6 मैंने इक्वल कर लिया 2d के, और साथ ही मैंने इनको नाम दे दिया। कुछ बच्चे बिल्कुल करीब करके लाइन लगाते हैं तो वो मर्ज कर देते हैं बाज का नंबर और लाइन को, तो आप थोड़ा सा दूर करके लगाएं ताकि नीट पेपर हो और पूरे मार्क्स मिले। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बात हमने सीखते हैं जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी हमने सीखी, इक्वेशन सॉल्व कब होती है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि सॉल्व इक्वेशन, तो आप कब सॉल्व करते हैं? इक्वेशन उस वक्त सॉल्व करते हैं जब उसके अंदर एक चीज़ अननोन हो। यानी जैसे मेरे पास इक्वेशन है उसमें x भी आ गया, y भी आ गया, तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता। तो मुझे अगर सिंपल x आया, हर तरफ x है, तो मैं उसको पहले सॉल्व कर लूँगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें 1 वाले, इसको मैं पहले क्यों नहीं सॉल्व कर रहा? क्योंकि इसमें a और c दोनों की मेरे पास वैल्यू भी नहीं है। इसमें मेरे पास a और b आ रहा है, इसकी भी मेरे पास वैल्यू नहीं है। इधर देखें 3 वाले की तरफ, इसमें मेरे पास है c - 1, वो किसके बराबर है? 3, तो मैं इसको पहले सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सिंपल c अननोन है। अगर आप 4 वाली में देखें, यहाँ भी d है, यानी पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ d ही आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसमें यानी कि ये पहली 2 इक्वेशन अभी सॉल्व नहीं हो सकती, पहले कौन सी सॉल्व होगी? 3, फिर हम कौन सी करेंगे? स्टूडेंट मैंने 3 इक्वेशन यहाँ पे लिखी है। एक बात यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, मैं बोर्ड मार्कर पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपने इसको क्वेश्चन कैसे करना है? जैसे आप पेजेस वाइज करते हैं, आपने नीचे लेके जाते जाना है, ठीक है, डाउनवर्ड आपने सॉल्व करना है। यानी अगर अक्सर टीचर हम वाइट बोर्ड पे जब करवाते हैं, वाइट बोर्ड की लेंथ स्मॉल होने की वजह से क्वेश्चन को यानी कि लेफ़्ट और राइट की तरफ सॉल्व कर लेते हैं। यानी कुछ पार्ट यहाँ पे आ जाता है, कुछ पार्ट यहाँ पे आ जाता है, लेकिन जो ये पार्ट होता है ये आपने यहाँ पे नहीं करना है, ये आपने यही पार्ट इस पार्ट के डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ करना है ताकि आपका क्वेश्चन मर्ज ना हो। यानी आपने ये नहीं देखना है कि जैसे मैंने यहाँ पे किया तो आपने भी जाके ऐसे करना है, ऐसा नहीं है। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने 3 इक्वेशन लिखी, जैसे हमने पढ़ा था कि पहले हम 3 को सॉल्व करेंगे। तो c - 1 = 3 है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो -1 यहाँ लेफ्ट साइड पे प्लस माइनस हो रहा है, तो इसको राइट साइड पे जब लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब राइट साइड पे देखिए ये c वैसे आ गया, 3 + 1 दोनों वैल्यू किस चीज़ की है? प्लस की। एक बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 3 के पास तो कोई साइन ही नहीं है, 3 के पास कोई साइन नहीं होता, तो साइन 3 के पास ना हो तो क्या होता है? प्लस होता है। वो प्लस और ये प्लस क्या हो जाएंगे? प्लस 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 3 1 क्या हो जाएगा? 4। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हम 4 को सॉल्व करेंगे। तो 4 को सॉल्व मैंने पहले 4, आपने एक बात ये भी है कि आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो मैंने 4 इक्वेशन सबसे पहले राइट की। इसमें देखिए मैंने इसको मर्ज नहीं किया, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व नहीं किया, इजी वे में सॉल्व किया ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। देखिए मेरे पास 4d था, मेरे पास -6 था, जब मैं अगले स्टेप पे इसको इस तरफ लाऊंगा तो ये +6 हो जाएगा। अब +6 हो गया, अब ये मेरे पास है, यहाँ पे देखिए ये d है और ये d है, ऐसे सेपरेट क्यों है? हमें तो सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल, तो हम इसको इकट्ठा करेंगे।
तो ये राइट साइड से मूव करेगा लेफ्ट साइड की तरफ। अब देखिए ये जब राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये पूरा जा रहा है, ये पूरा किस चीज़ का, यहाँ पे कोई साइन नहीं आ रहा, कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, तो ये प्लस का साइन है। अब देखिए ये कुछ ना हो प्लस है, तो प्लस वाला पार्ट जब इस तरफ आता है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बच गया, +6, तो मैंने 6 लिखा, प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है प्लस ना भी लिखो तो ऑलरेडी इसका प्लस होता है। अब इसको देखें, ये 4D है और ये 2D है, 4D और 2D। अब एक बात यहाँ पे भी देख लेते हैं, अब यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 से हमने 2 को निकाला तो क्या बच गया 2, लेकिन साथ उसके क्या आ रहा था, डी आ रहा था, तो हमें एक डी पे लगाना पड़ेगा। इस तरह 6 वैसे ही है। अब देखें डी के साथ 2 क्या कर रहा है, अब देखो ऊपर देखें ये वाले नंबर, ये नंबर ऐसे हो तो इसका मतलब प्लस हो रहा है। अब देखो इनके दरमियान में कोई साइन ना हो तो ये नंबर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने डिवाइड यानी कि ओवर लगा के 2 लिख देंगे इस तरफ हम, तो हमारे पास d क्या है, 6/2 बन गया। अब यहाँ पे देखें d की वैल्यू जब हम, आपने 6/2 को वैसे कटिंग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं 9th क्लास के अंदर, तो आप उसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो उसका आंसर क्या आएगा, 3। अब देखिए स्टूडेंट, हमने 2 इक्वेशन सॉल्व किए, एक 3 की एक 4 की। एक बात आपने भी याद रखनी है कि जब भी आपने ये क्वेश्चन करना तो आपने सबसे पहले किस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 3 और 4 को। 3 और 4 को सॉल्व करने के बाद आप थोड़ा सा गौर करें, तो आपने 3 और 4 को जब सॉल्व किया तो आपके पास 2 तरह के आंसर है, एक C का आंसर आया और एक D का आंसर आया। अब C और कौन सी क्वेश्चन में मौजूद है, तो C क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद है। तो मैंने फिर क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने 1 को सॉल्व करेंगे, तो मैंने यही लिखा फ्रॉम 1। अब मैंने सॉल्व 1 इसलिए लिखा कि क्योंकि 1 को सॉल्व मैंने फ्रॉम 1 इसलिए बोला ताकि मैं उसको ले आऊँ, उसके अंदर मैंने वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने क्या लिखा, a + c = 0। अब मैं यहाँ पे c की वैल्यू लगाना चाह रहा हूँ, तो आप कुछ बच्चे यहाँ से ये वाला स्टेप डायरेक्ट भी करते हैं तो कोई मसला इशू तो नहीं है। अगर आप ये थोड़ा सा ये मेंशन कर दें कि आप ये c है आपके पास पीछे, तो 3 डॉट लगा के जैसे मैंने राइट किया हुआ है, तो c = 4, उसके बाद आप यहाँ पे 4 लिखें, यानी कि कुछ बच्चे ये ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। तो C मेरे यानी प्लस का प्लस C मेरे पास 4 आया, बराबर बराबर आया, 0 0 आया। अब यहाँ पे देखिए ये +4 है, उस तरफ जाके ये क्या होगा, -4। तो A वैसे आ गया, 0 से हम कुछ भी माइनस करें। अगर कुछ बच्चों को यहाँ पे भी मसला आ रहा हो तो ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। एक बात मैं इंपॉर्टेंट जो मैंने मिस्टेक देखी है बच्चों की, वो ये माइनस लगाते ही नहीं है, यानी कि वो 4 वैसे लिख देते हैं, ये माइनस नहीं लिखते, तो ये मिस्टेक है, तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। अब मैंने जैसे a की वैल्यू निकाली तो मुझे पता चला a तो सेकंड इक्वेशन में मौजूद था जो आपने पीछे नाम दिए। अगर आप ऊपर देखें कि हमें इक्वेशन बनाई थी, वहाँ पे सेकंड इक्वेशन में a आ रहा था, तो a वहाँ पे था, तो मैंने पहले सेकंड, अब मैं सेकंड रह गया तो सेकंड को सॉल्व करूँगा, तो सेकंड इक्वेशन लिखी, उसी तरह 3 डॉट लगा के मैंने कहा मेरे पास a है तो वो लिख दिया। अब a की वैल्यू मेरे पास -4 है। बेटे फिर बता रहा हूँ कि +4 नहीं लिखनी वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये -4 आपने इस तरफ पुट किया। अब ये इक्वेशन इस तरह बन गई। अब देखिए ये नंबर है, वो नंबर है, तो नंबर के पास जाना चाहिए, तो ये -4 माइनस है, उधर जाके क्या होगा, ये +4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करें, +- 7 से 4 निकालें 3। एक बात यहाँ पे फिर मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि वो 3 के साथ ये मैंने माइनस लगा, और माइनस लगाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भूल जाते हैं कि बड़ी वैल्यू का साइन हमने यूज़ करना है। तो बड़ी वैल्यू मेरे पास 7 है, उसका मैंने साइन यूज़ किया। अब वही बात जो पीछे हमने भी पढ़ी थी, तो कि d के साथ 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। एक बात मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, वो ये मेरे यहाँ पे d नहीं है, यहाँ पे क्या है, b है। यहाँ पे मैं रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे बेटे क्या है, यहाँ पे b, यहाँ पे कौन सा लेटर आ रहा है, b। यहाँ भी लेटर कौन सा है, b, यहाँ पे लेटर b, और यहाँ पे भी b है, एंड यहाँ पे b है। देखिए बेटे अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2b, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये 2 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो अब हम इसको आप कैलकुलेटर पे कटिंग कर लें या ना भी करें तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा।